और आदमपुर उपचुनाव के लिए सियासी गहमागहमी बढ़ गई है। कल नामांकन का आखिरी दिन है और कांग्रेस ने जयप्रकाश को आदमपुर उपचुनाव के रण में उतारा है और जेपी को टिकट मिलने के पहले ही कयास लगाए जा रहे थे। बता दें कि बीजेपी की ओर से भव्य बिश्नोई, आम आदमी पार्टी की तरफ से सत्येंद्र सिंह अपना नामांकन कर चुके हैं और जेपी उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के। और इस बार के सियासी समीकरण किस तरह से बनते हैं, क्योंकि आदमपुर का जो ये उपचुनाव है ये काफी कुछ तय करेगा। ऐसा माना जा रहा है कि ये आगामी चुनावों की परिस्थितियों को दर्शाने के लिए भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है, क्योंकि जिस तरह से आदमपुर में परिणाम आएंगे उसी तरह से एक मनोवैज्ञानिक बढ़त के साथ वो पार्टी 2024 के चुनावों में बढ़त हासिल करेगी, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि इस आदमपुर के उपचुनाव का परिणाम क्या रहता है। हालांकि कई सियासी एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जो चुनाव होता है उसके दरमियान जो मुद्दे सामने आते हैं उन्हीं के आधार पर उसके परिणाम तय होते हैं। डिप्टी एडिटर विनोद लांबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद, तीनों जो चेहरे हैं वो सामने आ चुके हैं। हालांकि जेपी को लेकर के कयास से कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें टिकट दिया जा सकता है और वैसा ही हुआ भी। अभी भव्य बिश्नोई बीजेपी के लिए कैंडिडेट तो थोड़े कम अनुभवी हैं, लेकिन दांव बहुत बड़ा बीजेपी ने खेला है। तो वहीं सत्येंद्र सिंह आम आदमी पार्टी के लिए गेटवे का रास्ता क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या कह रही है हिसार की जनता, क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? आशीष, सबसे पहले ये जानकारी दर्शकों के सामने हमने रखी थी कि कांग्रेस की टिकट पे जयप्रकाश और जेपी को टिकट मिल सकता है और आदमपुर के अखाड़े में आदमपुर के रंग ZDNH के संग दो कार्यक्रम में हम पल पल की अपडेट, पल पल का जो मिजाज है, मूड है जनता का, वो दिखा रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार के नाम का ऐलान हुआ है और पहला इंटरव्यू कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश और जेपी का हम करेंगे और उनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और हम पहुंच चुके हैं कांग्रेस उम्मीदवार के पास और ये जो तैयारियां हैं अभी नॉमिनेशन से पहले की तस्वीरें देख पा रहे हैं आप और तमाम जो बुजुर्ग साथी है। एक बार मैं ताऊ जी बैठ जाता हूं। जेपी जी नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम ठीक। खबर तो हम लोग भी चला रहे थे और मुझे याद होगा एक इंटरव्यू 1.5 महीने पहले मैंने आपको दिल्ली आवास पे किया था। उस समय आपने गोलमोल जवाब दे दिया था, लेकिन आखिरकार कल आपकी टिकट का ऐलान हो चुका है। जयप्रकाश जी एक सीजनल पॉलिटिशियन हैं, 3 बार MP रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं और आदमपुर से 2009 का चुनाव 6000 मात्र वोटों से करीब हारे थे। ऐसे में जयप्रकाश जी के सामने सत्येंद्र है जो कि आम आदमी पार्टी से है, अभय चौटाला 12:30 बजे ऐलान करेंगे इनेलो की टिकट का, भव्य बिश्नोई जो कि तीसरी पीढ़ी है, आप उम्र में, अनुभव में इन सभी से सीनियर हैं। ऐसे में जिम्मेदारी या कहें बड़ी साख आपकी भी दांव पर होगी। देखिए, राजनीति में कभी भी साख दाव पे नहीं लगती। राजनीति एक गणित का खेल है और इसको खेलना हमेशा ही मजबूत आदमी का काम है। वो कायर लोग होते हैं जो ये कहे कि मेरी तो प्रतिष्ठा दाव पे है। हमने तो हर रोज लड़ना है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह की हालत आज है आदमपुर में, क्योंकि आदमपुर के लोग इस बात को समझ चुके हैं, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की बदहाली की जिम्मेवारी यदि किसी परिवार की है तो कुलदीप बिश्नोई का परिवार जिम्मेवार है। 26 साल से कुलदीप बिश्नोई का परिवार इस इलाके से MP MLA रहा है। तो इसलिए अरे भाई बंद कर दो यार, तम जब मैं ये इंटरव्यू चलाऊं, दूर जाओ, बहुत नजदीक आवाज नहीं आनी चाहिए। तो कहां से रोक दिया था? आप पहुंच गए थे वहां तक कि किस तरह की जिम्मेवारी रही है, लेकिन आप पर भी कहीं ना कहीं निशाना साधा जा रहा है। कह रहे हैं कि कैथल कलाए तो उस तरफ की राजनीति करते हैं, अब 2009 के बाद वापस आए हैं आदमपुर में, अब क्या काम आपका? ये या तो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं जो इस तरह की चर्चा करते हैं, या वो इस बात को से हताश हैं कि आज कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित हो चुकी है, क्योंकि उनको इस बात का ज्ञान नहीं। मैं 9 वर्ष तक हिसार जिले का कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहा। हिसार पार्लियामेंट से सबसे ज्यादा चुनाव अगर किसी व्यक्ति ने लड़े तो उसका नाम जयप्रकाश है। 3 चुनाव लड़े हैं? मैंने 3 नहीं लड़े, मैंने 7 लड़े। 3 जीते हैं, 3 नहीं जीते, हमने 5 जीते हैं। 3 पार्लियामेंट जीते हैं हिसार जिला में और 2 जीते हैं असेंबली। 5 चुनाव हमने हिसार जिला में जीते हैं। तो मैं बाहर का कैसे हुआ? ये ठीक है, मैं भारी हूँ, 101 वजन का किलो का आदमी हूँ, तो भारी उन पे पड़ता हूँ। उनके कुकर्मों को
जनता के सामने उजागर करने के लिए मैं उनसे भारी पड़ता हूं। उनके अजूल फजूल अरगनल प्रचार के खिलाफ मैं उनको भारी पड़ता हूं। आप कह रहे पिछला चुनाव लड़े थे, आपने तेल की पर्चियों के पैसे नहीं दिए, नकली नोट छाप दिए, लोगों का हवाला देकर कुलदीप बिश्नोई ने जी मीडिया पर ही सीधे आरोप आप पर लगाए थे। ये उसकी चुनावी हार को देख करके बौखलाहट है। कुलदीप बिश्नोई से मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, वो पर्ची ला के दे तो मुझे कोई, मैं तो यही हूं। और इतना झूठ बोलने का ये कुलदीप परिवार आदि है, इसको इस बात का ज्ञान नहीं कि 2009 से लेकर के 2013 तक मैं लगातार हर शनिवार इतवार को आदमपुर के रेस्ट हाउस में लोगों से मिलता रहा। उसके बाद स्वयं कुलदीप बिश्नोई का बेटा जब लोकसभा लड़ रहा था, कुलदीप बिश्नोई मेरे कार्यक्रम करवाए थे कि मेरे बेटे को जिता दो। ये बात अलग है कि उसके बेटे की पहले झटके में जमानत जब्त हो गई। तो जहां तक सवाल, अगर किसी का कुछ लेना देना मेरे सामने आए, बीच में मैं नहीं मिला। 14 तक तो हिसार में ही था ना, 14 को मैंने कलायत में लड़ा। और कलायत कैसे अलग है, इनको ज्ञान तो है नहीं। ये लिफाफों में पैदा हुआ था कुलदीप बिश्नोई, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के घर में पैदा हुआ, अच्छे घर में पैदा हो गया। अगर अच्छे घर में नालायक निकम्मा किस्म का बच्चा पैदा हो जाए, उसको ढोने की जिम्मेवारी लोगों की थोड़ी है। तो बड़ा बयान दे रहे हैं आप, नालायक और निकम्मा कह रहे हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप कुलदीप के लिए। नहीं, मैं कह रहा हूं नालायक है। मैं अब भी कह रहा हूं, जिस व्यक्ति ने अपने स्वार्थ के लिए आदमपुर हल्के की बदहाली करने का काम किया, जिस आज कहता वो कि वे सरकार के मैं खिलाफ रहा। 2004 में कुलदीप बिश्नोई एमपी बना, 2005 में सरकार बनी, 5 से लेकर के 9 तक ये कांग्रेस पार्टी का सांसद रहा। अगर ना रहा हो तो कुलदीप बिश्नोई बताए, मैं फिर रिकॉर्ड लाऊंगा लोकसभा से। 9 तक रहा। यहां लोगों को कह दिया मैंने इस्तीफा दे दिया, हरियाणा जनहित कांग्रेस बना ली, और वहां पर जाकर के इस्तीफा नहीं दिया, लोकसभा से तनख्वाह लेता रहा। तो राज में रहा कि नहीं रहा। अब 9 में जब जयप्रकाश ने यहां से चुनाव लड़ा, तो उस चुनाव में बहुत थोड़े वोट से जीत पाया, और उसमें भी हमारी कमजोरी रही कहीं न कहीं, लोगों को पता है। जैसे उसने देखा कि तेरी यहां पार पड़ने वाली नहीं है, बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने देखा कि इससे पहले कख नहीं, फिर ये छोड़ करके चला गया बहुजन समाज पार्टी की तरफ। बीजेपी को ये सब चीजें रिकॉर्ड पे हैं, लेकिन अब भव्य बिश्नोई है, तीसरी पीढ़ी है। इस चीज को आप भी दरकिनार नहीं करेंगे। कम से कम हिसार आदमपुर इलाके में खुद चौधरी भजनलाल का जो परिवार है, उनका एक जुड़ाव रहा है, बड़े लीडर थे, तो कहीं ना कहीं वो एडवांटेज उनके साथ है। और बीजेपी जिस सरकार में है, जो हरियाणा में सरकार है, वो भी भव्य के लिए खुलकर बैटिंग करेगी। कल जो तस्वीरें देखी होंगी आपने, नॉमिनेशन में प्रदेश अध्यक्ष आए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आए, जेजेपी के और जो तमाम लीडर्स थे, यानी कि खुद परिवार का जुड़ाव। उसके अलावा सरकार और सरकार के साथ जो रूलिंग पार्टी है, दोनों रूलिंग पार्टी भी उनके लिए खुलकर बैटिंग करेगी। ऐसे में आपके लिए कहाँ ये चुनौती आसान है? पहली बात तो ये कि परिवार का जुड़ाव आपने गलत कह दिया, है ही नहीं। अपने भाई को लेकर के आए। चंद्रमोहन तो कांग्रेस पार्टी में है। दुराराम आली है। दुराराम तो ऑलरेडी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी थी, इसलिए चले गए थे वो। दुराराम सगा भाई तो फतेहाबाद से लड़ता है इलेक्शन। सगा भाई इसका चंद्रमोहन है, जो हिसार से नड़वा से चुनाव लड़े था। पता है। तो वो तो नहीं आया ना। आपके प्रचार में आएंगे चंद्रमोहन? भाई हम जरूर समझेंगे तो बुलाएंगे। आपने कांग्रेस का जिक्र किया, ये सवाल भी तो बनेगा कि भाई कांग्रेस के मैं कह रहा हूं कि जिस चीज की हम जरूर समझेंगे वो नेता आएगा। नॉमिनेशन कब कर रहे हैं आप? मैं नॉमिनेशन कल कर रहा हूं। और जहां तक आपने सवाल किया, चीफ मिनिस्टर आए क्या? कोई मिनिस्टर आया ढंग सर का? जेपी दलाल आए थे। जेपी दलाल तो, कमल गुप्ता आए थे। भाई कमल गुप्ता तो लोकल है। कोई होम मिनिस्टर आए थे क्या? विज साहब आए थे क्या? कल तो नहीं आए। कह रहे वो जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई है, 35 स्टार प्रचारकों की लिस्ट है। जेपी जी मारली तो बात फटाफट चलाई दो, तुमने यह नहीं चलाई कि भी देखो कि कितना इंटरेस्ट है सरकार का कि मुख्यमंत्री जी नॉमिनेशन पे नहीं आए। बाद में बुलाएंगे, कार्यक्रम रखे जाएंगे। बात में कहा है, मैंने क्या कहा है कि हमारे भी जो नेता है हम बाद में बुलाएंगे, जिस चीज की जरूरत समझेंगे उनको बुला लेंगे।
मुकाबला किससे होगा जेपी जी, कैसे होगा? एक आम आदमी पार्टी का पर्चा भरा जा चुका है, बीजेपी का पर्चा भरा जा चुका है, आप कल पर्चा भरेंगे और अभय सिंह चौटाला 12:30 बजे इनेलो के उम्मीदवार का भी ऐलान करेंगे। ऐसे में ये जो फाइट है मल्टी कॉर्नर रहेगी या वर्सेस रहेगी? कोई मल्टी कॉर्नर नहीं। कुछ पार्टियां हैं जो वोट काटू हैं, उनका काम जैसे वो कहते हो ना, बीजेपी की बी टीम है, वो बीजेपी के लिए काम कर रही है। जो पार्टी आएगी बताएंगे, अभी आने दो मैदान में, जरा नॉमिनेशन दाखिल करने दो, एक का बताएंगे कि इनका इतिहास कैसा था, इनका पास्ट कैसा रहा है, किस तरीके से आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में बड़े परिवारों ने मिल करके फिक्सिंग करके राजनीति की है, वो हम जनता को बताएंगे और जनता फिर निर्णय लेगी कि भाई ये तो वोट काटू हैं, इनकी वोट नहीं देना। तो इसलिए मुख्य हमारा मुकाबला रहेगा। आम आदमी पार्टी आप लोगों को बी टीम बता रही है। चलो आम आदमी पार्टी की तो मैं चर्चा ही नहीं करूंगा, वो तो कहीं धरातल पे है ही नहीं। आम आदमी पार्टी धरातल पे होती तो आज उसका आदमपुर। चलो एक सवाल पूछता हूं, आपका जो चुनावी मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ोगे और किस तरह से आपका प्रचार प्रसार शुरू होगा? ये पहला इंटरव्यू है, कैंडिडेट हैं कांग्रेस के और पहले इंटरव्यू में भी तमाम चीजें खुलकर सामने ना आए, लेकिन एक हिंट हम लेना चाहते हैं कि जयप्रकाश जी किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे। आपने पूरी हिस्ट्री की बात कर ली, तमाम आरोपों के जवाब दे दिए, आपका रोल मॉडल क्या है और कांग्रेस की टिकट पे अगर जीत होती है, कंडीशन है अगर जीत होती है तो क्या फायदा होगा आदमपुर? देखिए, एक तो अगर नहीं, कांग्रेस की सीट यहाँ से जीत चुकी है, जीतेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ आदमपुर के लोगों को, मैं 1 साल विपक्ष में रहूँगा, 1-1.25 साल के बाद जब भी 24 का चुनाव आएगा मैं सत्ता पक्ष में बदल जाऊँगा। हरियाणा प्रदेश कलायत नहीं जाएंगे वापस आप? नहीं, मैं तो यहीं रहूँगा। हारे या जीते जो भी नतीजा हो, ये आज आप बड़ी बात कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं? मैं बड़ी बात कह रहा हूँ कि आदमपुर में रहूँगा। कलायत में हमारी सीट है, कलायत में कब कह रहा हूँ, मैं उन नेताओं की तरह नहीं हूँ कि जहां जाए वहां की दूसरे। नेक्स्ट इलेक्शन का आपने जिक्र किया सर, मैं आप ही की बात से उठा रहा हूं कि नेक्स्ट इलेक्शन कहां से लड़ोगे आप? मैं नेक्स्ट इलेक्शन यहीं से लड़ूंगा, आदमपुर से। आदमपुर। ये बड़ी बात है, ब्रेकिंग चला दूं मैं नीचे ना? बिल्कुल ब्रेकिंग चला दो, ये भी चला दो कि कलायत में हमारे परिवार लड़ेगा, लेकिन मैं आदमपुर में लड़ूंगा। तो बड़ा एक ऐलान कर दिया है कि जो भी नतीजा रहे, जो अगला चुनाव आएगा आदमपुर से जेपी जी लड़ेंगे। जेपी जी, इसके अलावा जनता के बीच में क्या मैसेज लेके जाएंगे और अपने लिए जो आप प्रचार करेंगे, वो बात थोड़ी सी अधूरी रहेगी। वो बात तो हम पूरे करते हैं, दोनों चलाना है कि कलायत से जयप्रकाश का परिवार, आदमपुर से जयप्रकाश। दूसरी बात कि आदमपुर के लिए तो मैंने बताया ना, जैसे मान लो मैं एक विपक्ष का एमएलए बनूंगा और विपक्ष का एमएलए को संविधान ने ताकत दी है, हमारा जो असेंबली का रूल एंड प्रोसीजर है वो ठीक है कि जो पहले यहाँ से विधायक था उसने रूल एंड प्रोसीजर की कभी कॉपी नहीं पढ़ी, क्योंकि विधानसभा में कभी इलाके की आवाज़ नहीं उठाई। जब विधानसभा का सेशन आएगा, ये संविधान ने मुझे इख्तियार दिया है कि मैं इलाके की आवाज़ उठाऊंगा कि आदमपुर के इलाके में पानी का भराव, आदमपुर में सीवरेज की प्रॉब्लम, आदमपुर में वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम, आदमपुर की टूटी हुई सड़कें, आदमपुर इलाके का रोजगार, तो आदमपुर हल्के का टूटा हुआ व्यापार, तो आदमपुर हल्के में जो पेंडिंग आपके किसानों के बकाया मुआवजा, तो काफ़ी ऐसे मामले हैं। लो लाइंग एरिया है, लो लाइंग एरिया के लिए हम सरकार पे दबाव डालेंगे, ये मुद्दे रहेंगे। एक सवाल आपको अपनी पार्टी की तरफ से भी झेलने पड़ेंगे। किरण चौधरी ने ऑन रिकॉर्ड कल कहा है कि कैसे टिकट अनाउंस हुई या कैसे टिकट की प्रक्रिया हुई, ना किरण चौधरी से पूछा गया, ना पूर्व पीसीसी चीफ हरियाणा कुमारी शैलजा से पूछा गया। इस पूरे प्रोसीजर पर ही सवाल उठाते हुए आप लोगों को तो बाहर विरोधियों की जरूरत नहीं है, कांग्रेस के अंदर विरोधी बहुत इस प्रश्न का तो जवाब लो कुछ समय किरण चौधरी से लेकिन मैं ये कह सकता हूँ जो प्रोसेस है वो भाई इलेक्शन का क्या प्रोसेस है, हर नेता से, नेता तो मैं भी हूँ, मेरे से किसी ने पूछा है क्या? मैं तो सबसे सीनियर हूँ, सबसे ज़्यादा एमपी रहा हूँ, केंद्र में मंत्री रहा हूँ, सबसे ज़्यादा एमएलए रहा हूँ, तो हर किसी से कभी नहीं पूछा जाता। ये एक प्रोसीजर है पार्टी का, सीएलपी लीडर, पीसीसी प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, राय ली जाती है कुछ नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, वो इस इलाके की आवाज़, इस इलाके में सर्वे कराया पार्टी ने 6 बार। उस सर्वे के आधार पर जो पीसीसी प्रेसिडेंट वो हाईकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं, तो हाईकमान उसमें देता है। अब कौन क्या कहता है ये तो उन्हीं से जवाब पूछो। 35 लोगों की लिस्ट है, फिर जेजेपी की भी आ जाएगी। जेपी जी के पास कौन से अस्त्र और शस्त्र होंगे जिनको मैदान में उतारोगे आप? जेपी जी के पास सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान की
बड़ी अटूट जोड़ी, जिसने जैसे ही उदय भान जी पीसीसी प्रेसिडेंट बने और हुड्डा साहब का साथ देने पे मिलकर लड़ने की बात कही, नई जो टीम हमारी अभी गठित हो रही है उसने सिद्ध कर दिया है कि जोड़ी अगला विधानसभा का चुनाव में सरकार बनाएगी। किरण चौधरी की जरूरत नहीं, शैलजा को नहीं बुलाएंगे आप? नहीं, क्यों नहीं बुलाएंगे? क्यों नॉमिनेशन में कौन कौन आ रहा है? नॉमिनेशन में हमारा नॉमिनेशन तो पूछ रहे हो, दो ही चीज आज की कल जरूरत है, जनता आएगी। जनता आएगी, जो नेता आना चाहेगा वो आएंगे। आप भी तो बुलावा भेजोगे ना पार्टी की तरफ से? मैं किसी को नहीं बुला रहा नॉमिनेशन पे, मैं केवल जनता को लगा रहा है। फिर कोई नहीं, क्यों जरूरत क्या है नॉमिनेशन पे? नॉमिनेशन पे किसी की जरूरत नहीं। तो हुड्डा साहब भी नहीं आ रहे कल? मुझे ये भी नहीं पता आएंगे कि नहीं आएंगे। आएंगे तो वो अपनी इच्छा से आएंगे। आखिरी सवाल, जिस सवाल आपको अच्छा ना लगे सुनने में, आपने कहा कि भाई जुड़ाव की बात कह दी, गढ़ तो है, किला तो है भजनलाल परिवार का, बिश्नोई परिवार का, आपको सेधना है, उसको पार निकलना है। 2009 में एक आप प्रयास कर चुके हैं, उसमें सफल नहीं रहे थे, आमने सामने की लड़ाई होगी। इस बार ऐसा क्या बदल जाएगा? जेपी जी जो 2009 में नहीं कर पाए अब कर पाएंगे? जो विश्वासघात हुआ था पार्टी के लोगों का, वो नहीं होगा। सेकंड, जो लोगों में थोड़ी मोटी दिक्कत थी, आज तो बीजेपी का इतना बुरा विरोध है। बीजेपी लोगों में जाकर के क्या कह करके वोट मांगेगी? बीजेपी ये कहेगी कि हमने देखो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर ले आके खड़ा कर दिया, हमने बेरोजगारी चरम सीमा पर ले आकर के खड़ा कर दिया, अपराध की दृष्टि से बीजेपी ने हरियाणा को 1 नंबर पर ले आके खड़ा कर दिया। तो कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो चुकी है। आपने समय परसों देखा होगा, एक बैकवर्ड क्लास की छोटी सी अबला 7 वर्ष की, उसके साथ बलात्कार करके उसको जला दिया गया और पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी रही। और आज तक चीफ मिनिस्टर का या इस पार्टी के किसी भी नेता का कोई बयान तक नहीं आया। जब किसान धरने पर बैठे थे, यही कुलदीप बिश्नोई यहाँ का एमएलए था, इसने एक दिन किसानों की आवाज विधानसभा में उठाई हो तो बताओ। यहाँ पर जो समस्याएं थी, एक समस्या कुलदीप बिश्नोई ने कभी विधानसभा में उठाई हो? एक टेक्निकल सवाल और पूछूं, जो मेरे सवाल जहन में, मैं ये आपसे कांग्रेस के नेता होने के नाते नहीं पूछ रहा, आप सीजनल पॉलिटिशियन हैं, उस लिहाज से क्या ये कहना सही होगा कि जो कुलदीप बिश्नोई का कद हुआ करता था, खुद को मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जाते थे, अब भाजपा में आने के बाद वो कद बड़ा है या जो दायरा है वो छोटा होगा? मैं क्यों बताऊं, आप समय बताओ, आप फैसला करो, दर्शक फैसला करेंगे। कांग्रेस पार्टी के टाइम में वर्किंग कमेटी का मेंबर था, आज भारतीय जनता पार्टी का 25 पैसे का मेंबर है, सिंपल मेंबर है। तो लोग, और आप बताओ कि मैं तो ये कहूंगा कि अर्श पे था, फर्श पे आ गया, फर्श से धरातल में चला जाएगा। नहीं तो यहाँ भव्य की राजनीति हो गई, उन्हें केंद्र में जाना होगा, वो राजस्थान में चुनाव प्रचार करेंगे, तमाम जिम्मेवारियों का दावा करते हैं कि बीजेपी में बड़ा रोल मिलेगा उन्हें। ठीक है, फिर राजस्थान में जाना चाहे जाए, फिर यहाँ के पीछा छोटे, यहाँ की बदहाली की जिम्मेवारी जैसे मैंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई परिवार की है, तो यहाँ पर हम किला भेद पाएंगे आप? अरे कहाँ है किला? किला कांग्रेस पार्टी का है, ये 1968 से जीतते आ रहे हैं उसी पर, कांग्रेस पार्टी के नाम से जीतते आए हैं। वो दूसरी पार्टियां खुद की बनाई तब भी जीते थे, बहुत बुरी हालत में, फिक्सिंग में। आज जिसका खुलासा मैं कल कर दूंगा कि किस तरीके, थोड़ा हिंट तो दे दो, पहला इंटरव्यू कल करूंगा। कितने बजे नॉमिनेशन आपका? कल तकरीबन, मैं कोई इतना चक्कर चुक्कुराला नहीं। पंडित को टाइम दिखाओगे? वो कल था 10:24 का कुछ टाइम दिखाया गया था जो भव्य का। मैं संपूर्ण आर्य समाजी प्रवृत्ति का आदमी हूँ, जात पात मजहब धर्म में विश्वास रखने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं तो भगवान पे भरोसा। जात पात का जिक्र आपने छेड़ ही दिया, ये सवाल और पूछ लेता हूँ, ये जो राजनीति हरियाणा की, कहीं ना कहीं कई बार ऐसा देखा जाता है बिश्नोई वर्सेस अदर्स की, या बिश्नोई वर्सेस जाट का तो इलेक्शन नहीं हो जाएगा ये? नहीं, बिश्नोई वर्सेस अदर का भी नहीं होगा और बिश्नोई वर्सेस जाट का तो मतलब ही नहीं, क्योंकि बिश्नोई जाति भी जाट में से बहुत से निकले हुए लोग हैं। वो तो गुरु जमेश्वर महाराज जी के जिन्होंने नियमों का पालन किया। मैं ये भी कहता हूँ, वो बिश्नोई कहलाने का हकदार ही नहीं है। जो अंडा खाता हो, मांस खाता हो, दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, और बहुत ऐसे बिश्नोई समाज के नेता हैं जो रात को 5 सितारा होटल में खाना खा के नशे पते करके दिल्ली की सड़कों पर 250 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला रहे, और उनका पुलिस ने चालान कर दिया। तो उनका बिश्नोई धर्म चालान कर दिया, पता नहीं कौन है, वो आएगा समय पर्ची लाऊंगा चालान की। तो वो बिश्नोई कहलाने के हकदार नहीं है। बिश्नोई वो कहलाएगा जो निखालस है,
जो दारू नहीं पीता, मांस नहीं खाता, पर्यावरण से प्रेम करता है, जो उनके नियम उनको मानता है। तो इसमें तो जाट भी बिश्नोई हैं, मेरे हिसाब से राजपूत भी बिश्नोई हैं बने, गुज्जर भी बिश्नोई बने। ये तो गुरु जमेश्वर महाराज जी ने एक पर्यावरण की शुद्धता के लिए जिसकी आज आवश्यकता है, आज पूरे दुनिया इस बात पर लगी हुई है कि वे पर्यावरण में शुद्धि होनी चाहिए। तो ये तो एक नियम है, ये कोई धर्म नहीं है, ये नियम है। आज कोई भी अडॉप्ट कर लो तो वही बिश्नोई हो जाएगा, और ना भी करो उनमें विश्वास कर लो, आस्था व्यक्त कर लो, हो जाएगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये पहला इंटरव्यू था, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, सीजनल पॉलिटिशियन है, और तमाम मुद्दों पर बात की, और कुछ तुरुप के पत्तों की तरह बचा के भी रखे हैं। किसी चालान का जिक्र कर रहे हैं और तमाम चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं कि समय के साथ तमाम चीज़ों का जवाब आगे भी दिया जाता रहेगा। कोई आपका स्पेसिफिक सवाल हो स्टूडियो से तो आप बता सकते हैं। निश्चित रूप से विनोद, कोई सवाल ऐसा रह नहीं गया, चूंकि आपने बहुत ही बारीकी से और बहुत ही सटीकता से धीरे धीरे और बहुत ही चालाकी भरे अंदाज में जेपी से उन सभी बातों का जिक्र करवाया जो कि इन चुनावों में महत्वपूर्ण पहलू बन सकते हैं। लेकिन जेपी भी मंजे हुए खिलाड़ी हैं, जिन बातों को वो नहीं कहना चाहते उनको उन्होंने बहुत खूबसूरती से टाल दिया। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए।